बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सर्दियों के दिन थे। शाम अपने पर फैलाए खड़ी थी। सूरज अपनी किरणें समेटकर धीरे धीरे अपने घर लौट रहा था। आसमान टिमटिमाते चिरागों से सज गया था। चांद भी अपनी चांदनी फैला रहा था। मैं खाने से फरागत पाकर घर से निकलने को तैयार था। सर्दी जोरों पर थी। मोटे कपड़े जेबतन किए हुए थे। जुराबों से पांव छुपाए, हाथों पर दस्ताने चढ़ाए, मुफलर से कान और नाक ढांपे काम पर जाने को तैयार था। इतने में अम्मी जान दूध का गिलास लेकर मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बेटा जल्दी से दूध पी लो और निकल जाओ, अंधेरा काफी हो रहा है, फिर तुम्हारा रास्ता भी सुनसान और खतरनाक है। दिन दिहाड़े वारदातें हो जाती हैं। नहर के रास्ते से मत जाया करो। 5 मिनट ज्यादा सही, मगर पक्की सड़क से जाना, वो रास्ता महफूज है। मैंने अम्मी जान को तसल्ली दी और घर से निकल आया। ये मेरा रोज का मामूल था। दुनिया ख्वाबों के नगर में होती और मैं पेट की आग बुझाने की गर्ज से काम पर जा रहा होता। इंसान कितना बेबस है। पेट की खातिर उसे कितने पापड़ बेलना पड़ते हैं। मैं एक गरीब सब्जी वाले का दूसरा बेटा हूँ। सब्जी वाला आखिर क्या कमा सकता है? लोगों के ताने, दिन भर मक्खियां उड़ाने और 2 टके के लोगों के ताने सुनते हुए सारा दिन कट जाता है। इस दौर में अकेला आदमी खुद को नहीं पाल सकता, तो फिर इतने बड़े कुंबे का क्या खर्चा उठाएगा? मैंने बमुश्किल मैट्रिक के पर्चे ही दिए थे कि घर में अब्बा और अम्मा का हाथ बटाने लगा। अब घर का चूल्हा ठंडा नहीं देख सकता था, सो हमेशा बिना कहे ही काम पर निकल जाता। दिन भर जो सब्जियां बिकने से बच जाती वो अब्बा घर ले आते। अम्मी उसे साफ सुथरा करके पकाती और हम सैर होकर खाना खाते। डॉक्टरों के पास हमें नहीं जाना पड़ता था। अमीरों की तरह हमारे घर में रोजाना गोश्त भी नहीं पकता था। कभी मोहल्ले में खैरात होती तो हमारे घर गोश्त आ जाता। हम भी गोश्त के मजे ले लेते, वरना तो चटनी को बतौरे सालन इस्तेमाल कर लेते। खैर यूं जिंदगी जारी थी। लम्हे मिनटों में बदलते रहे। ईद उल फितर आ गई। ये आखिरी ईद उल फितर थी जो मैंने पापा के साथ गुजारी थी। ईद के तीसरे दिन बैठक के बाहर कीकर के घने दरख्त के नीचे अब्बा और मैं बातें कर रहे थे। बड़ा सा कीकर मेरे अब्बा का रफीक था। जब तन्हा होते कीकर होता और अब्बू जान होते। अभी हम बातें कर ही रहे थे कि मेरे मामू जान आ गए। अब्बा मामू जान को कहने लगे, हाजी साहब अब तो दिन मुकर्रर कर दो, मेरी हालत देख रहे हो ना। अब्बा ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा। उनके चेहरे पर सोजन ही सोजन थी। उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहे थे। मेरी शादी के लिए अब्बा परेशान रहते थे। मेरी शादी मामू की बेटी के साथ होना थी, इसीलिए अब्बा मामू को कह रहे थे कि जल्द अज जल्द शादी हो जाए। मगर किस्मत ईद उल फितर खत्म हो गई और मैं एक नौकरी के सिलसिले में कराची चला गया। ये 16 अगस्त का दिन था जब मैं पहली बार ड्यूटी करने एक कंपनी में गया था। सुबह सुबह मुझे अपनी बहन की कॉल आई तो पता चला कि मेरे बाबा हमें इस दुनिया से छोड़कर जा चुके हैं। इस खबर ने मुझे होशो हवास से बेगाना कर दिया था। मेरी जिंदगी का वाहिद सहारा भी मुझसे रूठ कर चला गया था। अब मुझे लगता था जैसे मैं अपनी जिंदगी में अकेला ही हालात से लड़ रहा हूँ। अब चूंकि बाबा घर में नहीं रहे थे, सो मैं अपनी बहन और माँ को अकेले नहीं छोड़ सकता था। मुझे अपनी बहन और माँ को सहारा देना था। अब मैंने अपने घर के करीब ही एक काम ढूंढ लिया और दोबारा गांव आ गया। मगर यहाँ मुझे आमदनी कम मिलती थी, सो दिन रात मुझे कमाने की फिक्र लगी रहती। उस दिन शाम के साए गहरे हो रहे थे। घरेलू काम निपटाते निपटाते मुझे देर हो गई। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और बाइक स्टार्ट करके ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। ऑफिस जाते हुए मुझे एक नहर के ऊपर से गुजरना होता था। घर से जाते हुए अभी नहर पर चढ़ा ही था कि मेरी समाअतों ने नस्वानी आवाज सुनी। बाइक के शोर के बावजूद वो आवाज मुझे साफ सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था जैसे कोई जख्मी औरत दर्द की वजह से कराह रही हो। पहले तो मैंने अपना वहम समझा,
भला रात के 9 बजे यहाँ कौन हो सकता है। इतने में फिर वही निस्वानी आवाज मेरी समातों से टकराई। मेरी नजर बेइख्तियार आवाज का ताकुब करने लगी। जैसे ही मेरी निगाहें नहर से नीचे खेतों की तरफ गईं, मैंने अपने सामने एक नौजवान खूबसूरत लड़की को लंगड़ा कर चलते देखा। शायद उसका दायां पांव जख्मी था, जिसे वो जमीन के साथ घसीट घसीट कर चल रही थी। बाइक की लाइट बढ़ते ही उसने मुझे आवाज दी। मैं रुक चुका था। रात के 9 बजे खूब अंधेरा, सुनसान रास्ता और नौजवान लड़की। इसे देखकर ही मैं हैरान परेशान हो गया। खौफ की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे। घबराओ नहीं, मेरी मदद करो, मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। हसीन और जमील लड़की ने मुझे खौफसदा देखकर कहा, किसी की मदद कर देना भी नेकी है। मेरे दिल में ख्याल आया और मैं बाइक से नीचे उतरा। रात के अंधेरा फैलने में ये चमकता धमकता मुखड़ा, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने कभी नहीं देखी थी। उसके माथे पर दर्द की वजह से शिकन पड़ी वाज़े नजर आती थी। आंखों से आंसू बह बह कर गालों पर अपने निशान छोड़ गए थे। हसीन चेहरों पर आंसू अच्छे नहीं लगते। मैंने सोचा ही था, ए अजनबी, मुझे घर छोड़ दोगे? मैं सोचूं कि नगर से बाहर आया। मैंने बेसाख्ता कहा, क्यों नहीं, जरूर। मैंने कहा, आपने कहाँ जाना है? कहने लगी, बस करीब ही। मैंने कहा, करीब ही मतलब? कहने लगी, सामने जो बस्ती है जहाँ लाइट चल रही है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। उसने नाक की सीध में इशारा करते हुए कहा था। मैंने हामी भरते हुए कहा, ओके, और उसे बाइक पर बैठने का कहा। हसीन महजबी मेरा सहारा लेते हुए मेरे पीछे बाइक पर आ बैठी। दूसरे ही लम्हे बाइक स्टार्ट थी। जैसे ही उस लड़की ने मेरा सहारा लिया, मुझे लगा जैसे मैंने बिजली की तार को छू लिया हो। जिस्म से चिंगारियां सी उठने लगी। उसका हाथ न था, जैसे कोई कोयला था। मैंने आज तक किसी इंसान के हाथ में इतनी तपिश नहीं देखी थी। बातों का सिलसिला बढ़ाते हुए मैंने उससे पूछा, रात के इस वक्त, वो भी अकेले, और पाँव का क्या हुआ है जो लंगड़ा कर चल रही हो? कहने लगी, मैं दादी के घर को छोड़कर बेख्याली में अपने घर जा रही थी। अचानक ठोकर लगी और गहरे गड्ढे में गिर गई। फिर मुझे होश नहीं रहा। वाकई नहर के किनारे से हटकर गहरा गड्ढा था, जिसे मैं बरसों से देखता आ रहा था, मगर ये पहला मौका था जो कोई उसमें गिरा था। होश आया तो शाम हो रही थी। मदद के लिए पुकारती रही, मगर कोई भी उधर से नहीं गुजरा। पहले आदमी तुम ही हो। मैं काफी तगो-दो के बाद खुद को गड्ढे से निकालने में कामयाब हुई थी और पाँव को घसीटते घसीटते चलने की कोशिश कर रही थी। शुक्र है कि आप आ गए। आपने मुझे लिफ्ट दी। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसकी बातें मेरे दिलो दिमाग पर हावी हो रही थीं। मैं उसके शहर में डूबता गया। क्या हसीन और जमील लड़की थी। अपनी 22 साला जिंदगी में मैंने कभी इतना हसीन और जमील, इतना चमकता चेहरा नहीं देखा। हम धीरे धीरे महवे सफर थे। मेरा खौफ खत्म हो गया। चंद लम्हे पहले जो मैं पसीना पसीना हो रहा था, अब खूबसूरत लड़की का साथ पाकर खुश था। हम महवे गुफ्तगू थे। उसकी मीठी मीठी बातें मुझे अपना गिरवीदा बना रही थीं। उसकी बातों में एक चाशनी थी और मिठास थी। मैं उसकी सोचों में गुम बाइक चला रहा था। हुस्न की शहजादी ने करीब ही बस्ती का कहा था, मगर सफर था कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। दूर जलती लाइटें नजर आ रही थीं। जहां से चले थे वहां से भी ऐसी ही देखी थी। उसने तो कहा था कि बस करीब ही है, मगर फासला खत्म नहीं हो रहा था। मैं उसकी बातों में इतना महव था कि उसका नाम तक नहीं पूछा, ना ही उसकी बस्ती का नाम पूछा। मैं तो उसके शहर में डूब गया था। थोड़ी ही देर के बाद उसने मुझे रुकने का कहा। सामने देखा तो एक खूबसूरत महल नुमा इमारत थी। फिर मिलेंगे इतना कहकर वो हाथ के इशारे से बाएं करके अंदर चली गई। मैं इस महल को बगौर देख रहा था। ऐसा महल तो मेरे रास्ते में नहीं आता था। मैं कहाँ आ गया हूँ? अभी ये सोचा ही था कि मुझे गुनूदगी सी महसूस हुई और फिर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। पल भर में पहले वाली रोशनी खत्म हो गई और अंधेरा अपनी चादर चार सू फैला चुका था।
इससे पहले कि मेरा दिमाग माउफ होता, थोड़े ही फासले पर ऑफिस को जाने वाली सड़क नजर आ गई। उफ खुदाया, ये मेरे साथ क्या हुआ था। मैंने अपनी तमाम तर तवानाई को यकजा किया और ऑफिस की तरफ बढ़ गया। कई दिन गुजर गए, मैं इस वाक़े को भूल ही गया था कि ऑफिस से वापस जाते हुए एक दिन वो अचानक मेरे सामने आ खड़ी हुई। कहने लगी, भूल गए ना मुझे? मगर मैं भूलने वाली नहीं हूँ। तुम तो मेरे दिलो जां के निहा खानों में उतर गए हो। वाकई हुस्न इंसान को अपना गिरवेदा बना लेता है। पहले तो मैं दिल ही दिल में उसका दीवाना हो चुका था, मगर आज उसकी बातों ने मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण जगा दी थी। खैर, ऐसे ही हमारी मुलाकातों का सिलसिला चल निकला। मैं रोज काम पर जाता और वो मुझे मिलती। वीकेंड पर वो मुझे अपने घर ले गई। खूबसूरत महल नुमा, खुशबू से मुअत्तर, फूलों से सजा हुआ घर। मैं रूम में बैठा उसकी खूबसूरती के गुण गा रहा था कि वो मेरे लिए खाना लेकर आ गई। ऐसा लजीज खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद मुझे सैर करवाने ले गई। ये मुझे तुम कहाँ ले आई हो? ऐसा लगता है सदियों पीछे चला गया हूँ। ना कोई गाड़ी नजर आती है, ना मोटरसाइकिल। अरे, ये ऊंट और गधे कतार बनाकर चले जा रहे हैं। ना कोई पुल है, ना फ्लाई ओवर। मैं किस देश में आ गया हूँ? कहने लगी, तुम कितने भोले हो। ये मेरा देश है, तुम्हारे देश से कहीं अच्छा। यहाँ ना अफरा तफरी है, ना खून खराबा है। सुकून ही सुकून है, अमन से जिंदगी कटती है। यहाँ कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम आग से बने हैं, मगर इंसान के दोस्त हैं। जिस तरह तुम मिट्टी से बने हो, उसी तरह अल्लाह ने हमें आग से पैदा फरमाया है। इंसान भी जिन्नात की तरह अच्छे और बुरे दोनों किस्म के होते हैं। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें हर आफत से महफूज रखूंगी। तुम्हारी हिफाजत मेरे जिम्मे हुई। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझसे शादी कर लो, जिंदगी ऐश में गुजरेगी। बस मेरे हो जाओ, जमाने की हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। वो बोलती जा रही थी और मैं पसीने से शराबूर था। खौफ के मारे मेरा अंग अंग कांप रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आया। बामुश्किल मैंने उसे कहा, हमारा मिलन नहीं हो सकता। तुम जिन्नात से हो, मैं इब्ने आदम से हूँ। आग और मिट्टी का मिलाप कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझे मेरी दुनिया में छोड़ दो। कहने लगी, देखो, समझने की कोशिश करो। मैं हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखूंगी, तुम बस हाँ कर दो। घर वालों की फिक्र है ना, मैं उनकी हर जरूरत पूरी करूंगी, मगर इनकार न करो। काफी देर बहस और तकरार होती रही। मैं उसकी बातों में आ ही गया। इंसान तो अजल से लालची होता है। मुझे हर खुशी मिल रही थी। वो मेरा और मेरे घर वालों का ख्याल भी रखती। मैं हाँ कहने ही वाला था कि मेरा दिमाग माउफ हो गया। मुझ पर ख़ुनूदगी तारी हो गई। मुझे कोई होश न रहा। इतने में एक सफेद पोश आन खड़ा हुआ और कहने लगा, बेटे, ये तुम क्या कर रहे हो? माँ बाप की नसीहत भूल गए? यहाँ तुम ऐशो आराम के मजे ले रहे हो। उधर तुम्हारी माँ बहन रो रो कर हलकान हो रही हैं। बहन तुम्हारे गम में निढाल है। छोटे भाइयों के बारे में सोचा है? बेचारे गुमसुम रहने लगे हैं। लौट जाओ अपनी दुनिया में, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अपने बाप के साथ किए गए वादे को निभाओ। तुम्हारी मंगेतर तुम्हारी राहें तक रही है। ये कलिमात मैं पढ़ रहा हूँ, तुम भी वैसे ही पढ़ो, यहाँ से आजाद हो जाओगे। फिर बुजुर्ग कलिमात पढ़ते चले गए। मैं उनकी नकल करता गया। जब मेरी आंख खुली तो सब कुछ बदल चुका था। घर के सहन में मैं चारपाई पर पड़ा बुखार से तप रहा था। मेरे इर्द गिर्द मेरे घर वाले उदास बैठे थे। मेरा सर अम्मा जी की गोद में था। छोटी बहन मेरे चेहरे को तक रही थी। भाई मेरे पाँव के तलवे मसल रहे थे। मैंने कहा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा? अम्मा बोली, बेटा तुम 2 माह से गायब थे। एक दिन काम पर क्या गए, फिर वापस ही नहीं आए। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें। थाने में रिपोर्ट की, गली मोहल्ले छान मारे, मगर तुम्हारा सुराग नहीं मिला। पीरू फकीरों के पास दम करवाए, मगर तुम नहीं मिले। कल रात को तुम बैठक वाले कीकर तले बेहोश पड़े थे। तुम्हारा भाई उधर से गुजरा तो उसकी नजर पड़ी। हम तुम्हें घर उठा लाए। कल से तुम बेहोश थे।
शुक्र है बेटा, तुम्हें होश तो आया। तुम कहाँ चले गए थे? अचानक कीकर तले रात के अंधेरे में बेहोश पड़े हुए थे। मेरी समझ से बाहर है, तुम कहाँ थे? हमें कुछ तो बताओ। अम्मा जी के कहने पर मैंने उन्हें सारी दास्तान सुना दी। अब मैं बिल्कुल ठीक ठाक था जब से उन बुजुर्ग के कलिमात का विर्द मुझे बताया था। मेरे इर्द गिर्द रहता है। इस वाक़े के 6 माह बाद मैंने शादी कर ली। मैं एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी वो महबूबा आज भी मुझ पर मरती है। मेरे हिसार के बाहर मेरे साथ रहती है। मैं आज भी कभी कभी लगता है वो जिनजादी मेरे आस पास है। मुझे उसकी बातें सुनाई नहीं देती, मगर ऐसे लगता है दूर से कोई आवाज गूंज रही है। मैं बुजुर्ग के दिए हुए कलिमात नहीं छोड़ सकता, और शायद यही वो कलिमात हैं जो मुझे उससे दूर रखे हुए हैं, वरना उसके पुकारने की आवाजें मुझे दूर से सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।